हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी एंड टुडे विल डिस्कस क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे के जो पत्तियां होती है वो हरे की दिखाई देती हैं, जो प्लांट्स की लीव्स है वो ग्रीन की दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी हम लोग इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ डायग्राम, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार एग्जाम में हम लोग जो मैं हमेशा इस तरीके से इसलिए बनाता हूँ कि समरी नोट्स बना लेना चाहिए हमें हर टॉपिक का। और जब तक कि मेरा यहाँ पे मानना है कि अगर इस डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो सारा काम डायग्राम में ही हो जाएगा। अब जब हम हरित लवक की बात कर रहे हैं तो हरित लवक के बारे में हमने पिछले ही पढ़ा था कि जो लवक होते हैं, वर्णीय लवक हो या अवर्णीय लवक या हरित लवक, ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। जबकि ये जो है कि अपने जंतु कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो एक एक टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले ये बात देखेंगे कि ये कौन सी कोशिकाओं में देखने को मिलेंगे। तो लिखा है पादप कोशिकाओं में ही क्या होते हैं, उपस्थित। और हमें मालूम है कि पादप कोशिकाएं कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती हैं। तो ये पादप कोशिकाओं में भी किसमें देखने को मिलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यानी कि पादप कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक। यानी कि यूकैरियोटिक में क्यों दिख रहा है, क्योंकि द्विझिल्लीबद्ध कोशिकांग है। पहली बात तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये कोशिकांग कैसा है, द्विझिल्लीबद्ध। और हमारा अभी जो सीरीज भी चल रही है वो कौन सी सीरीज चल रही है, द्विझिल्लीबद्ध कोशिकांगों की ही चल रही है। तो ये कोशिकांग कैसा है, द्विझिल्लीबद्ध कोशिकांग है। तो पादप कोशिकाओं में उपस्थित और झिल्लीबद्ध होने के कारण से ये यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो हरित लवक है, नाम से पता चल रहा है ऐसा लवक जो हरा रंग प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्णक है जो रंग प्रदान कर रहा है, क्योंकि वर्णीय लवक में हमने कहा था कि जो वर्णक होते हैं वो ही क्या करते हैं, पौधों में रंग प्रदान करते हैं। जैसे हमने बात की थी एंथोसाइनिन, जो कि कैसा रंग प्रदान कर रहा है, नीला बैंगनी रंग प्रदान कर रहा है। लाइकोपिन, कैरोटीन, ये रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्लोरोफिल पिगमेंट इसके अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। यानी कि पर्ण हरित वर्णक क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है। इसी कारण से ये लवक कैसा दिखाई देता है, हरा। अब ध्यान देना, पत्तियों का रंग हरा है, क्योंकि अगर इसकी उपस्थिति की बात करें तो ये पत्ती की जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती है, मीजोफिल सेल, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, इसके बारे में एनसीईआरटी में साफ साफ जिक्र किया गया है कि ये मीजोफिल सेल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट। और मीजोफिल का मतलब ही होता है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। तो पत्ती की कौन सी कोशिकाओं में हरित लवक देखने को मिलेगा, पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर देखने को मिलेगा। और 11th के एनसीईआरटी में लिखा है कि ये पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा होती है और निचली बाह्य त्वचा, उन दोनों के बीच के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिका हैं उनके अंदर कौन सा लवक उपस्थित होता है, हरित लवक। और इस हरित लवक में कौन सा वर्णक देखने को मिलता है, पर्ण हरित वर्णक क्या होता है, देखने को मिलता है। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें, किसके, क्लोरोफिल की, क्लोरोप्लास्ट में परसेंटेज, तो वो कितना होता है, 6 से 10% होता है। मतलब हरित लवक के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वर्णक, वो कितना होता है, 6 से 10% ही होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसका आकार कैसा होगा, गोल, अंडाकार, कभी कभी इसका आकार लेंस के जैसा भी दिखाई देता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये चक्रिक भी होता है, कभी कभी प्याले नुमा भी होता है। कुछ जीवों में क्या है, अलग अलग आकार के होते हैं। समझ में आएगी नहीं बात। तो गोल भी हो सकता है, अंडाकार, लेकिन मेनली 2 ही शेप है, गोल और अंडाकार। प्याले नुमा, लेंस, चक्रिक, ये अलग अलग इसके और भी शेप है। आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार लवक एक दूसरे में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले पिछले जो हमारा वीडियो था वर्णीय लवक, वहाँ पे पूरा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बार वापस हिंट दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में हरा टमाटर है, ये मान लीजिए हरा टमाटर है। अब जब तक ये हरा है तब तक ये टमाटर में कौन सा वर्णक है, हरित लवक वर्णक है। इस चीज़ का ध्यान देंगे। और जैसे ही ये टमाटर लाल हो जाए, क्या हो जाए, लाल, रेड, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इस बार जो रंग हुआ है, ग्रीन से क्या हो चुका है, रेड। यानी कि पहले इसके अंदर कौन सा वर्णक था, हरित लवक था, इस कारण से इसका रंग हरा था। और हरित लवक के बाद में ये हरित लवक किस में बदल गया, वर्णीय लवक में। और वर्णीय लवक आपको मालूम है अलग अलग रंग प्रदान करता है, और ये किस में बदल जाता है, लाल टमाटर में। और लाल टमाटर में आपको बताया था कैरोटीन वर्णक होता है, लाइकोपिन वर्णक। इसी कारण से ये क्या होते हैं, रेड होते हैं।
यानी कि लवक एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हरित लवक किसमें बदला है, वर्णी लवक में, तभी तो टमाटर क्या हो चुका है, लाल। लेकिन ध्यान देना, वर्णी लवक वापस कभी हरित लवक में नहीं बदल सकते, क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाती है, जीर्णता आ जाती है। इस कारण से वो वापस पीछे नहीं आ सकते। इसलिए लाल टमाटर वापस हरा नहीं हो सकता, हरे से लाल हो सकता है। यानी कि हरित लवक वर्णी लवक में बदल सकता है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो टमाटर है वो पहले हरा था तब हरित लवक, और लाल जब हुआ तो उसमें कौन सा लवक आ चुका है, वर्णी लवक। क्लियर है कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। और संख्या की अगर हम बात करें तो शैवाल हो या सामान्य कोशिका, सामान्य पादप कोशिका। अब शैवाल भी क्या है, एक तरीके के पादप है, तो शैवालों में भी संख्या अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक कोशिका में 20 से 40 हरित लवक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 20 से 40 हरित लवक। अब आप सोच सकते हैं कि एक कोशिका में 20 से 40 हरित लवक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, एक अपवाद है। उस अपवाद का अगर हम लोग बात करें तो अपवाद के अंदर है क्लेमाइडोमोनास। कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास। ये एक ऐसा शैवाल है जिसके अंदर हरित लवक केवल और केवल कितना होता है, एक। बाकी के जितने भी शैवाल हैं या पादप की कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका में हरित लवक की संख्या कितनी होगी, 20 से 40। और अपवाद में कौन है, क्लेमाइडोमोनास, जिसमें हरित लवक की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अब हम लोग इसके उपस्थिति की बात कर चुके हैं कि पत्ती के अंदर पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। अब हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम से आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ध्यान देना, इसकी जो सबसे बाहर वाली झिल्ली है, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पर जो फोकस करवा रहा हूँ इससे आप नोट डाउन भी करते रहना, कुछ चीज़ें नहीं मिले तो। इसकी जो बाहर वाली झिल्ली है वो अधिक पारगम्य होती है। क्या होती है, अधिक पारगम्य होती है, अधिक पारगम्य। इसीलिए वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, अंदर ट्रैप करेगा, लाइट एनर्जी को ये। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, हरित लवक ऊर्जा परिवर्तन का भी काम करता है। ऊर्जा परिवर्तन, जैसे ये लवक एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुए, वैसे ही ऊर्जा परिवर्तन का मतलब ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करने में हेल्प कर रहा है। तो क्लोरोफिल जो है वो एक के तरीके से क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदलता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्लोरोफिल का परसेंटेज 6 से 10, और ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक का मतलब इन्होंने प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके क्या बनाया है, भोजन। तो भोजन क्या है, रसायन है। तो रासायनिक ऊर्जा के अंदर इसको क्या करेंगे, परिवर्तित करते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे, तो बाहरी झिल्ली क्या है, अधिक पारगम्य है, और जो आंतरिक झिल्ली वो इसकी क्या होती है, कम पारगम्य होती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बाहरी झिल्ली अधिक पारगम्य क्यों है, कि इसकी झिल्ली पे पोरिन्स उपस्थित होते हैं। पोरिन्स का मतलब छोटे छोटे पोर हैं, और एक यहाँ पे एक प्रोटीन भी दिखाई देती है, क्योंकि आखिर कोशिका झिल्ली है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की ही बनी है ये भी, यानी फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ये बनी हुई होती है, और मेनली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है। तो बाहरी झिल्ली क्या होगी, अधिक पारगम्य, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, पोरिन्स। ये रीढ़ के अंदर इतना डीप नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है फिर भी। अब हम बात करें अगर इसके अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो आंतरिक झिल्ली यहाँ पर जो है वो कैसी होती है, कम पारगम्य। माइटोकॉन्ड्रिया और इसके शेप में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना सा है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो होती है वो अंतर्वलित होती है। क्या होती है, अंतर्वलित। आपने जब देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को, तो हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो आंतरिक झिल्ली में क्या होते हैं, वलन। और इन्हीं अंतर्वलन क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होती है, एटीपी, जो इसके ऊपर ऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं, वो तलीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, इसलिए वहाँ पे अंतर्वलन होते हैं। जबकि यहाँ पर आंतरिक झिल्ली में किसी भी प्रकार का वलन देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सी आंतरिक झिल्ली यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आंतरिक झिल्ली के द्वारा जो घेरा गया स्थान है, जो ग्रीन कलर का हमने बनाया है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, पीठिका। क्या बोलते हैं, पीठिका। ये रहा पीठिका। अब एक चीज का ध्यान देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक झिल्ली के द्वारा घेरा गया स्थान को मैट्रिक्स आधात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधात्री। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन दे दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के द्वारा घेरा गया स्थान को क्या कहते हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि यार बीच वाला भाग है, आधात्री ही है या पीठिका ही है। ध्यान देना, यहाँ पर जो बीच वाला स्पेस है उसको आधात्री कहते हैं, और यहाँ पर जो बीच वाला स्पेस जो दिख रहा है बीच में, इसको क्या कहते हैं, पीठिका।
स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, पीठिका। और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच वाले स्थान को आधात्री मैट्रिक्स बोलते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। और इस आधात्री, ये जो पीठिका है, इस पीठिका के अंदर प्रोटीन होंगे, डीएनए होगा, राइबोसोम होगा, प्लास्टोग्लोबुली प्रोटीन भी है यहाँ पर देखने को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पीठिका में हमें क्या होती है? देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पीठिका में हमें क्या देखने को मिलेगा? डीएनए। अगर हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के डीएनए की बात करें तो यहाँ पर जो डीएनए का परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, 0 से 0.3% ही यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? डीएनए देखने को मिलता है। तो यानी हरित लवक में पर्णहरित वर्णक कितना था? 6 से 10%। और डीएनए की अगर हम बात करें तो कितना है? 0 से 0.3%। और ध्यान देना, ये जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कौन सा डीएनए है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विरज्जुकी डीएनए, द्विरज्जुकी डीएनए। अब यहाँ पर जब डीएनए की बात आई द्विरज्जुकी की, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन दिया था कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का वर्ग कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है राइबोवायरा वर्ग का है, क्योंकि उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? आरएनए। दूसरी बात, यहाँ पर जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, मतलब एकल रज्जुकी आरएनए कोरोना वायरस के अंदर देखने को मिलता है, वो साथ में बता दिया है। लेकिन हरित लवक के जो पीठिका के अंदर जो डीएनए है वो कितना परसेंट है? 0 से 0.3%। और ये कैसा है? द्विरज्जुकी, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और ये ध्यान देना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से लंबा होता है और बड़ा भी होता है। अब अगर हम बात करें राइबोसोम की यहाँ पर, तो हरित लवक के अंदर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 70S राइबोसोम। कौन सा होगा? 70S प्रकार का राइबोसोम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में भी 70S प्रकार का ही राइबोसोम देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करें अगर माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम की, तो यहाँ पर राइबोसोम हमने किस टाइप का देखा है? 70S टाइप का। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है थाइलेकोइड। क्या है? थाइलेकोइड। तो हम लोग थाइलेकोइड के बारे में मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। यहाँ पर थाइलेकोइड क्या है वो देखेंगे। थाइलेकोइड एकल झिल्लीबद्ध, या क्या है? एकल झिल्लीबद्ध एक टाइप का इस प्रकार का कोशिका इस हरित लवक का भाग है, जिसके अंदर जो ये झिल्ली दिख रही है इसकी आपको, इस झिल्ली के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। ध्यान देना, थाइलेकोइड की झिल्ली में, जैसे ये थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है, और इस थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। और ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक जब बहुत सारे होते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे थाइलेकोइड की झिल्ली में, आप लिख सकते हैं थाइलेकोइड की झिल्ली में, मैं पतले मार्कर से इसको लिख देता हूँ कि थाइलेकोइड की झिल्ली में थाइलेकोइड की झिल्ली में, थाइलेकोइड की झिल्ली में, ये जो थाइलेकोइड दिखाई दे रहा है इसकी झिल्ली में प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। क्या है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब ध्यान देना, ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं? वर्णक उपस्थित होते हैं। और इन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? 230 से 400 तक हो सकती है। ध्यान देना, तो थाइलेकोइड की झिल्ली में प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक एक क्रियाकारक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जिसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि इन सारे प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को अगर एक साथ में कुछ नाम दिए तो क्या नाम देंगे? क्वांटासोम। और एक चीज़ का और ध्यान देंगे, यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्वांटा। क्वांटा का मीनिंग है फोटोन से, और फोटोन का मीनिंग है लाइट से, यानी कि ये लोग लाइट एनर्जी को क्या कर रहे हैं? ट्रैप कर रहे हैं। और इसीलिए एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ होती है? तो लिखेंगे ग्रेना में। कहाँ होती है? ग्रेना में। अब ग्रेना का मीनिंग क्या है वो समझेंगे। ये जब थाइलेकोइड एक दिख रहा है जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये एक थाइलेकोइड, ये जो थाइलेकोइड दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इन सबको एक साथ में क्या नाम दे देते हैं? ग्रेना। क्या नाम दे देते हैं? ग्रेना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसको हमने क्या नाम दिया है? ग्रेना। क्या नाम दिया है? ग्रेना। तो यानी कि इन थाइलेकोइड की जो झिल्ली है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं, ये 230 से 40 वर्णक हो सकते हैं, जिनको हम क्वांटासोम कह रहे हैं। इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। तो आप ध्यान देना, जैसे ये एक ग्रेना है, अब ये पूरा का पूरा एक ग्रेना है। ग्रेना और ग्रेना
यानी हिंदी इसको एक वचन में कहते हैं ग्रेनम। जैसे ये ग्रेनम और ये ग्रेनम मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्रेना। और जो केवल एक ये जो दिख रहा है ये वाला भाग जो हम ब्लैक कलर में बनाते हैं, ये वाला भाग, केवल ये वाला, ये क्या है, थाइलेकोइड। क्या है, थाइलेकोइड। तो यानी कि थाइलेकोइडों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, ग्रेना या फिर ग्रेनम। और दूसरी बात, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है बीच में जो इन दोनों ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ग्रेनम को, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पीठिका पटलिका। क्या बोलते हैं, पीठिका पटलिका, जो यानी कि दो ग्रेनम को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। कुछ लोग इसको फ्रेट चैनल भी बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रोमा लेमिला भी बोलते हैं, अलग अलग इसके नाम हैं। तो ध्यान देना, थाइलेकोइड ये वाला भाग है, ये थाइलेकोइड मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्रेनम। और ये ग्रेनम आपस में जुड़े हुए किसके द्वारा है, पीठिका पटलिका के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब ध्यान देना, प्रकाशिक अभिक्रिया तो संपन्न हो गई ग्रेना में, इन थाइलेकोइड की झिल्ली में, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, पीठिका में। यानी कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, वो कहाँ संपन्न होगी, इसी पीठिका के अंदर क्या होती है, संपन्न होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, तो ये कार्य के अंदर आपको ध्यान रखना है। और राइबोसोम कैसा होगा, 70S, और थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं जो कितने हो सकते हैं, 230 से 240, और ये एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जो कि प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके अंदर एंजाइम की। तो ध्यान देना, हरित लवक के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है, क्योंकि ध्यान देना पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, पत्तियां, और पत्तियों के अंदर जो हरित लवक है इसके अंदर ये एंजाइम होता है जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। क्या नाम है, रुबिस्को एंजाइम। इसका ध्यान देना, और एग्जाम में अगर ये पूछ लिया कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम, तो भी क्या लिखेंगे, रुबिस्को लिखेंगे। और हरित लवक में एंजाइम की बात आई तो भी क्या लिखेंगे, ये अपने रुबिस्को एंजाइम ही लिखेंगे। और केल्विन चक्र के जितने भी एंजाइम हैं वो रुबिस्को जो है वो केल्विन चक्र का भी महत्वपूर्ण एंजाइम है, केल्विन चक्र का महत्वपूर्ण एंजाइम। और केल्विन चक्र के बारे में आपके रीड के अंदर नहीं है, बस इतना सा ध्यान देना है कि ये केल्विन चक्र का क्या है, रुबिस्को महत्वपूर्ण एंजाइम है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 40 से 50% यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन का परसेंटेज कितना होगा, 40 से 50%। रासायनिक संगठन की अगर हम बात करें इसके अंदर। दूसरी बात, 23 से 25% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वसा। क्या देखने को मिलेगी, वसा। और 0 से 0.3% क्या देखने को मिलेगा, DNA। और इसके अलावा अगर 6 से 10% की अभी हमने बात की थी, यहाँ पे क्या होगा, पर्णहरित वर्णक। तो यहाँ लिख दिया 6 से 7-10% क्या होता है, पर्णहरित वर्णक। और एक चीज़ का और ध्यान देंगे, आपके ये परसेंटेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है रीड के अंदर, आपको सिर्फ बस ये ध्यान देना है कि हरित लवक के अंदर ये चीज़ें उपस्थित होती हैं। और अगर हम 4% की अगर हम बात करें तो 4% यहाँ पे होगा RNA, और 1 से 2% जो है यहाँ पर वो कैरोटिनॉइड और वसा में विलयशील जो कुछ वर्णक है, लोह तत्व, आयरन वगैरह, ये यहाँ पे आपको क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कैरोटिनॉइड वर्णक और खनिज तत्व। अब खनिज तत्व में बहुत सारे हैं, ठीक है कि नहीं है। और क्लोरोफिल के अंदर आपको ध्यान हो तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है, मैग्नीशियम देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब आगे हम बात करें यहाँ पर इनके कार्य के बारे में, हरित लवक के, तो कार्य के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रकाश श्वसन। ये प्रकाश श्वसन के द्वारा क्या करेंगे, जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। और ध्यान देना, पहले चीज़ यहाँ पे ध्यान देगा कि प्रकाश श्वसन के द्वारा ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलते हैं वो भी समझते हैं। देखो, पौधों में जो जड़ से है वो क्या आ जाता है, वाटर, पत्तियों के अंदर, और रंध्र के द्वारा CO2 आ गई। और ये जो है पर्णहरित वर्णक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी जिसको हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और ये प्रकाश श्वसन भी करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे क्यों, तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। और पर्णहरित के द्वारा ये क्या बनाएंगे, C6H12O6 क्या बना लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं प्रकाश श्वसन के द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन हो रही है, तो वाटर और CO2 दोनों रिएक्ट होकर के क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, भोजन, तो रासायनिक पदार्थ है। अब एग्जाम में एक प्रश्न में सामूहिक रूप से आपको बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है कि
कि प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया कोशिका के अंदर कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो एक बात ध्यान देना कि प्रकाश श्वसन की जो अभिक्रिया है कोशिका के अंदर, एक तो आपको कहाँ देखने को मिल रही है, हरित लवक में देखने को मिल रही है। तो पहला आंसर तो आपका क्या हो गया है, हरित लवक। दूसरा जो आपका आंसर है यहाँ पर हरित लवक के अलावा ध्यान देंगे पेरोक्सीसोम, क्या होगा, पेरोक्सीसोम। और एक और यहाँ पे आंसर लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सामूहिक रूप से एक फंक्शन तो आपके लिए हो गया कि प्रकाश श्वसन हरित लवक में भी देखने को मिलेगा, पेरोक्सीसोम में भी देखने को मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रकाश श्वसन के द्वारा ये लोग एटीपी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन पादप कोशिकाओं में तो है नहीं है, तो ये तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों में है। केवल हरित लवक है वो केवल कौन सी कोशिकाओं में देखने को मिलेगा, पादप कोशिकाओं में। तो देखो पादप कोशिका में प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया हरित लवक, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में होगी। और जंतु कोशिका में अगर प्रकाश श्वसन की बात की है तो माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम में ही देखने को मिलेगी। वहाँ पे प्रकाश श्वसन की जगह होगा वायवीय श्वसन, क्या होगा, वायवीय श्वसन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो अपना अगला टॉपिक है वो ये ध्यान देंगे, यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, देखेंगे जल के अणु का विखंडन या जल के अणु का विघटन। ध्यान देंगे जब ये हरित लवक जल के अणु का विखंडन करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, तो जब जल के अणु का विखंडन हुआ था तो क्या बना, यहाँ पर C6H12O6 और इसके अलावा यहाँ पे कौन सी गैस निकली थी, ऑक्सीजन। यानी कि जल के अणु के विघटन से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन गैस कहाँ पर रिलीज होती है, वातावरण में। तो वातावरण में जल के ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हो रही है वो पौधों में जल के अणु के विघटन से होती है। और इस जल के अणु का विघटन कौन करते हैं, मैंगनीज, जो कि पौधों के अंदर मृदा से वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बात हो चुकी है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होगी, ग्रेना में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, पीठिका में संपन्न होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे संचय की हम लोग बात करें तो ये विटामिन के, ई, इनका आदि का क्या करते हैं, संचय करते हैं। और इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, स्टार्च का भी ये क्या करते हैं, संचय करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं स्टार्च और लिपिड आदि का ये क्या करते हैं, संचय करते हैं। और अगर हम बात करें O2 और CO2 का मीनिंग क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, CO2 को तो क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं हरित लवक में। क्योंकि देखो हरित लवक में CO2 का यूज हो गया और ऑक्सीजन गैस को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और इस तरीके से ये हरित लवक जो है वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। और वातावरण के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का ये क्या बना के रखते हैं, संतुलन बना के रखते हैं। तो ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन भी किसके द्वारा होगा, हरित लवक के द्वारा ही होगा। तो इस तरीके से अपना ये वाला जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट। और जो ये ब्लू कलर के हमने यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनाए हैं ये लिपिड के कण हैं। किसके कण हैं, लिपिड के कण हैं। और ये जो ग्रीन कलर में है ये क्या है, स्टार्च की कणिकाएं, क्योंकि लिखा है कि स्टार्च और लिपिड आदि का क्या करते हैं, संचय भी करते हैं। और कुछ मात्रा में विटामिन के, ई, ओ का भी क्या करते हैं, संचय करते हैं। तो अब आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो हरित लवक में कौन सा वर्णक है, क्लोरोफिल वर्णक है। दूसरी बात ये केवल और केवल किस में देखने को मिलेंगे, पादप कोशिकाओं में। लवक एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हरित लवक था टमाटर में, किस में बदल गया, लाल, तो वर्णिल लवक में बदल गया। दूसरी बात क्वांटासोम, क्वांटासोम के ध्यान देना है कि थाइलेकोइड जो है यहाँ पे इनकी झिल्ली के अंदर 230 से 400 प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं, जो कि प्रकाश ऊर्जा का क्या करते हैं, संश्लेषण यानी ट्रैप करते हैं। और ध्यान देना इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटासोम। और राइबोसोम यहाँ पर कौन सा है, 70S। एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को, जो कि केल्विन चक्र का प्रमुख एंजाइम है। और यहाँ पर ये प्रकाश श्वसन भी करते हैं और उसके द्वारा ऑक्सीजन गैस को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और यहाँ पर लिखा है हरित लवक, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में ही क्या होती है, प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया होती है। और जल के अणु का जो विघटन होता है वो भी हरित लवक के द्वारा ही होगा और इससे ऑक्सीजन गैस की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। और यहाँ पर इसके अंदर कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैंगनीज। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो प्रकाशिक अभिक्रिया वो कहाँ होगी, ग्रेना में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, पीठिका में। इस प्रकार से हमारा जो हरित लवक वाला टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।